मी व्हिडिओ केला, पॉडकास्ट म्हणा, ऑडिओ म्हणा, काही म्हणा, पण तुम्ही अपलोड केला आणि अपलोड केल्यानंतर तो तुम्ही पाहिला नाही, मग काय करायचं? तुम्ही व्हिडिओ पाहिला नाही, मग काय करायचं? मग तो व्हिडिओ करण्याला काही अर्थ राहिला का? मग हे एवढं सगळं जे कष्ट मी करतोय, जे परिश्रम मी घेतोय, ते सगळे कशासाठी? हा प्रश्न पडतो. आणि म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे की ऐका. व्हिडिओ असेल, पॉडकास्ट असेल, ऑडिओ असेल, वाटेल ते म्हणा, पण ऐका. आणि फक्त ऐकून गप्प बसू नका, इतर लोकांच्यापर्यंत पोहोचवा आणि सगळ्यांना सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणावं, सगळ्यांना सांगा. जस्ट मजाक कर रहा था, लेट मी स्विच टू हिंदी अगेन. तो फिर एक बार आप सब लोगों का बहुत स्वागत है. ऑफ कोर्स आज भी उसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक पर मेरा पिछला वीडियो आया था. और आज के इस पॉडकास्ट में मैं जिन मुद्दों को नोटिस करने वाला हूँ तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उन लोगों को कभी भी दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको तब पता चलेगा जब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा. अब देखिए, दूसरा मुद्दा ये है कि हर पार्टी का एक चरित्र होता है, और अगर हर पार्टी का चरित्र होता है तो उस पार्टी के कार्यकर्ता का या फिर लीडर का एक DNA होता है जो कभी बदल नहीं सकता. इसके बारे में भी आज मैं बात करना चाहता हूँ. उसके बाद हमारे सबके लाडले ही कहने चाहिए ना, उनकी वजह से ही सब अच्छा हो रहा है. लाडले जो है हमारे संजय संजय राउत जी जो है, इनकी एक एम्ब्रॉयडरी है ख़ास किस्म की. तो उस एम्ब्रॉयडरी के बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद हम देखेंगे कि सेना और भाजपा, इनकी जो युति थी, इनका जो एक अलायंस था, वो क्यों टूटा था, ये देखना भी बहुत ज़रूरी लगता है मुझे. और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई इंसान जिसको बहुत एक गंभीर कोई बीमारी है, कोई लाइलाज बीमारी है, तो वो उस बीमारी से बहुत ही जल्द मरने वाला है, तो उसका मर्डर करने का पाप नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा करेंगे तो आपको पागल करार दिया जाएगा. अब ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ वो भी आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो पता चलेगा. उसके बाद आज मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताने वाला हूँ कि हमारे जो उद्धव साहब है, वो उद्धव साहब जो है, उन्होंने नाटक रचाया और उसके वजह से शिंदे साहब ने इस तरह से ड्रामा किया क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के साथ उनकी नहीं बन रही थी, तो उसमें से बाहर आने के लिए खुद उद्धव साहब ने ऐसा किया. इस तरह की बातें चल रही है बहुत सारी मीडिया में. तो आज मैं उसका भी जवाब मेरे हिसाब से, मतलब मुझे जो लगता है वो मैं आपके सामने रखूँगा. ठीक है, बहुत सारी बातें मुझे बतानी है, समय मिलेगा कि नहीं पता नहीं. और एक बात है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, और वो बात ये कि उद्धव साहब ने जो प्रयास करे हैं अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, तो उसके बारे में मेरा जो विचार है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. लेट अस सी कितना समय मिलता है, कैसे मैं बता पाता हूँ. तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको कभी भी दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारने चाहिए. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो भी हो रहा था, शिवसेना में दरार आ चुकी थी और बहुत सारे लोग बागी हो चुके थे. अब उनको बागी कहना सही है या गलत है, वो एक संशोधन का विषय है, छोड़ देते हैं. लेकिन इस मामले में आपके राउत साहब आ गए, आपके आदित्य बड़े ठाकरे साहब आ गए, उद्धव ठाकरे साहब आ गए, और इन्होंने एक दूसरे के बाप निकालना शुरू कर दिया. राउत साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप एक बाप के बेटे हैं, इस तरह से वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि अगर आप एक बाप के बेटे हैं. किसके लिए? जो मेजॉरिटी में हैं आज, 40 से भी ज़्यादा MLAs है, उनके लिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था. तो जब उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि एक चीज़ पर मेरे को फोकस डालना चाहिए, प्रकाश मुझे डालना चाहिए. वो चीज़ ये कि आज कोर्ट में एक केस चल रही है. वो केस जयदेव ठाकरे जी लड़ रहे हैं. मैं इसके बारे में डिटेल तो आपको नहीं बताऊंगा, आपसे काम करवाना चाहता हूँ मैं. आप खुद जाके थोड़ा सा R&D करिए, गूगल पर जाइए, जयदेव ठाकरे लीगल लिटिगेशन ऐसा कुछ कीवर्ड डालिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी. तो वहाँ पर जयदेव जी ठाकरे कोर्ट को ये बता रहे हैं कि ऐश्वर्या ठाकरे जो है, जयदेव ठाकरे का बेटा, जिसे जयदेव ठाकरे खुद अपना बेटा मानते ही नहीं, वो कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा है ही नहीं.
अब यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, इससे आगे जो है वो आपको खुद को R&D करके देखना पड़ेगा। और अगर आपके घर में इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि आपको फैमिली मैटर में मतलब इस तरह से पर्सनल अटैक करना या फिर पर्सनल टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन सामने वाला इंसान बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रख रहा है बात करते समय, तो फिर हमको भी मतलब करना पड़ता है, इस तरह की बातें जो है वो उजागर करनी पड़ती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन स्मिता ठाकरे फैमिली में एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके ऊपर लोगों का R&D करना बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा मेरे को लगता है। और इतना ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो मैंने जो मुद्दा आपको कहा था, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, वो क्यों कहा था मैंने, आपको पता चल चुका होगा ऐसा मैं मानता हूँ। वैसे समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। तो मैंने कहा था पक्ष का चरित्र और कार्यकर्ता का DNA, इसके ऊपर आज मेरे को कुछ बात करनी है। वो बात ये कि हमारे देश में मेजरली कांग्रेस और बीजेपी, ये दो बहुत बड़ी पार्टीज है जो कि नेशन वाइज फैली हुई है। और उसके बाद बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं या फिर बीजेपी की विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाली पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कम है, और अगर है भी तो उनकी शक्ति बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस का विचार लेकर आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं, जो पार्टीज हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इनमें अगर बेसिक मेरे को डिफरेंस करना है तो आप देखेंगे जो कांग्रेस के नेता होते हैं, जो कांग्रेस के लीडर होते हैं, वो किस तरह से मीडिया में आके बोलते हैं। मणिशंकर अय्यर जी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, या फिर कपिल सिब्बल जी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मणिशंकर अय्यर और कपिल सिब्बल, इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन उनके कंटेंट और एटीट्यूड को आप कंपेयर करें, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कपिल सिब्बल जब भी मीडिया में आके बोलते हैं तो उनका तरीका कैसे होता है बोलने का। दूसरी तरफ आप बीजेपी में अगर जाते हैं तो आपको निर्मला सीतारामन जी मिल जाएगी, या फिर बड़े लीडर्स का नाम मैं लूँ तो अरुण जेटली जी थे और सुषमा स्वराज जी थी, जो बहुत सारे लोग। क्या होता है, जो छोटा नेता होता है या फिर पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, वो इनसे इंस्पायर हो रहा होता है और डायरेक्ट या फिर उनको पता न होते हुए वो इन लोगों को एडमायर करता है और फॉलो करने लगता है, उन जैसा बनने की कोशिश करने लगता है। अब दूसरी तरफ जब आप एनसीपी का जिक्र करेंगे तो उसमें भी कुछ लीडर मणिशंकर अय्यर जी जैसे हैं, जैसे कि आपके क्या नाम है उनका, जितेंद्र आवाड। मैं और आगे नहीं जाना चाहता, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सिंबलिकली मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तरफ कौन है, जितेंद्र आवाड है, और दूसरी तरफ कौन है, देवेंद्र फडणवीस या फिर उस टाइप के लोग हैं। तो इनका कंपैरिजन हो सकता है क्या? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस का जो चरित्र है या फिर उस तरह की पार्टीज का जो चरित्र है, वो चरित्र और उनके जो लीडर है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनका जो DNA है, उसको आप बदल नहीं सकते। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसको आप एक तरह से नास्तिक लोगों की पार्टी कह सकते हैं। मैं सिंबलिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर वो लेफ्ट की जो फिलोसॉफी है उसको वो मानने वाले लोग हैं, उनकी पूरी की पूरी विचारधारा जो है ना वो बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ शिवसेना है, शिवसेना को आप नास्तिक पार्टी नहीं कह सकते, वो एक आस्तिक पार्टी है। उनके नाम में ही शिव है, जिनके नाम में शिव है वो लोग एक तरह से नास्तिक लोगों की जो पार्टी है उनके साथ कैसे गठबंधन बनाएंगे, और गठबंधन बनाएंगे तो वो कंटिन्यू कैसे होगा? नहीं कंटिन्यू हो सकता। लेकिन यहाँ पर वो कंटिन्यू हुआ। वो कंटिन्यू क्यों हुआ, इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी और शिवसेना की बात क्यों नहीं बनी थी। वो जब मैं आपको बताऊंगा ना, तब आपको इसका जवाब मिलेगा। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये इसलिए एक अननेचुरल अलायंस था जो एक दिन टूटना था। तो वो वाला मुद्दा भी मेरा है जो कि बाद में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो अब देखते हैं कि सेना और भाजपा की युति टूटी क्यों। तो बहुत सिंपल बात है, जब बीजेपी बहुत नई पार्टी थी तो ऑलरेडी सेना जो है, शिवसेना, वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी और बीजेपी को यहाँ पर पैर पसारने के लिए किसी पार्टी की मदद की आवश्यकता थी। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना की आवश्यकता थी तो हो सकता है कि देश में शिवसेना को बीजेपी की आवश्यकता थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक लोगों ने इस चीज़ को टॉलरेट किया। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप याद करें जो देवेंद्र फडणवीस का एक आखिरी दौर चल रहा था उनके सरकार का, आखिरी 2 साल आप पकड़ लीजिए,
किस तरह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत बयानबाजी करते थे। आप ज़रा उसे रिकॉल करिए, आप जाके थोड़ा यूट्यूब करके देखिए कि उनकी लैंग्वेज क्या थी। मतलब यकीन नहीं होता था कि ये एक दूसरे के अलायंस है। ऐसा लगता था कि उद्धव ठाकरे जो है वो अपोजिशन लीडर का रोल अदा कर रहे हैं, ऐसा ही लगता था। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक अपोजिशन का लीडर भी इतनी कड़वी भाषा नहीं बोलता जितनी कड़वी भाषा उद्धव ठाकरे बोल रहे थे। तो ये क्यों हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि बीजेपी की और सेना की युति क्यों टूटी, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये लोग इनके साथ क्यों गए, कांग्रेस एनसीपी के साथ क्यों गए, ये आपको तब पता चलेगा। तो बात यह है कि बीजेपी इज़ द पार्टी विथ डिफरेंस, वो अलग पार्टी है। देखिए बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि कंप्रोमाइज़ करना है तो कब तक करना है, वो बहुत जानते हैं उस चीज़ को, और एक लेवल पर आने के बाद वो कंप्रोमाइज़ करना बंद कर देते हैं। वो तब तक कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं जब तक उनके पैर मजबूत नहीं होते। उनके पैर मजबूत होने के बाद वो कंप्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं होते। ये मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी का चरित्र। तो शिवसेना की जब तक भारतीय जनता पक्ष को, पार्टी को ज़रूरत थी तो बात अलग थी, लेकिन एक दौर ऐसा आ गया कि जब बीजेपी इनको डोमिनेट करने लगी। अब डोमिनेट क्यों करने लगी ये आप पहले जान लीजिए। उसका रीज़न ये था कि जो मैंने स्टेरॉयड वाला आपको किस्सा बताया था ना, मैंने इससे पहले जो पॉडकास्ट अपलोड किया था वहाँ पर मैंने एक स्टेरॉयड का जिक्र किया था। तो मैंने कहा था कि जब आपको आवश्यकता होती है तभी आपको स्टेरॉयड लेना चाहिए, लेकिन ये शिवसेना उस स्टेरॉयड को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ एक मिनट, अगर आपको स्टेरॉयड के बारे में कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर ऊपर मैं लिंक डाल देता हूँ, आप जाकर वो वीडियो देख लेना, वो पॉडकास्ट सुन लेना, तो आपको ये स्टेरॉयड का मुद्दा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जो है शिवसेना को कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी था, वरना वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायी हो रहा था। और इसलिए बीजेपी ने जब शिवसेना को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तब शिवसेना में और बीजेपी में दरार पैदा होने लगी। अगर डायरेक्टली मुझे आपको बताना है तो नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा, आप याद करके देखिए, नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा शिवसेना ने बीजेपी का विरोध किया था। अब ये उनको क्यों चोट लगी थी, उनको क्यों दर्द हुआ था, उनको नोटबंदी से क्या दिक्कत थी, ये संशोधन का मामला है जो संशोधन करने में आप सक्षम हैं। तो इसलिए एक तरफ बीजेपी थी जो कि राष्ट्र को और देश को मजबूत करना चाहती थी, दूसरी तरफ शिवसेना थी जो कि एक ग्रुप की तरह एक पार्टी बन के आगे बढ़ रही थी, जो कि बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो देश हित में नहीं था। और इसलिए बीजेपी ने अपना एजेंडा सामने लाने की कोशिश करी और वहाँ पर शिवसेना और बीजेपी की युति टूट गई। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है ना, वो कभी भी उन लोगों के साथ नहीं जा सकता जो लोग कभी भगवान को ही नहीं मानते हो। उनका काम करने का तरीका ही अलग है, इनका काम करने का तरीका ही अलग है। आप अगर गौर से देखेंगे तो बीजेपी की जो रैलियां होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक गाने बजते हैं, वंदे मातरम और हमारा जो नेशनल एंथम है उसकी बात होती है, लेकिन बाकी पार्टीज़ में ये हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से ग्राउंड लेवल पर वो इकट्ठा नहीं आ सकते। अब उद्धव ठाकरे को तो दुकान चलानी थी उनकी, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, वो चले गए एनसीपी एंड कांग्रेस के साथ। लेकिन नीचे जो कार्यकर्ता था वो कभी उनके साथ मिंगल हो ही नहीं पाया। ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसके बाद क्या हुआ, ये इस एक तरह से मुंह छुपा रहे थे उद्धव ठाकरे। उनके हेल्थ के इश्यूज़ वगैरह थे, उसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे बीमार मिनिस्टर्स रह चुके हैं, चाहे वो हमारे पर्रिकर साहब हो गोवा के, हमारे अरुण जेटली जी हो, सुषमा स्वराज जी हो, बहुत सारे लोग रहे हैं। कभी भी उन्होंने अपनी बीमारी को एग्जीबिशन में नहीं लगाया, उन्होंने अपनी बीमारी को सामने करके सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट जब पर्रिकर जी बजट जो है वो प्रेजेंट करने के लिए गए थे तो लोगों ने उनके ऊपर गिमिक्स बनाए थे, आई शेम ऑन देम, कि वो इतना लड़वैया था, उसने कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर में बैठता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ, मच्छरदानी में बैठता हूँ। नो, वो सदन में गए थे, उनका काम कर रहे थे, तब उनकी टिंगल इन लोगों ने उड़ाई थी। खैर कर्मा रिटर्न्स कहते हैं। तो अगर बीमारी का यहाँ पर जिक्र निकला है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप आर्मी में जा रहे हो, आप आर्मी में जा रहे हो, आप आर्म्ड फोर्सेस में जा रहे हो, तो आप ये हवाला नहीं दे सकते कि आज मेरा पैर दुख रहा है, आज मैं युद्ध के लिए नहीं आऊँगा, आज मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं घर में बैठूँगा। तो आपको घर में बैठना चाहिए। मुख्यमंत्री की पोस्ट वैसी पोस्ट है,
अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप मुख्यमंत्री बने ही क्यों? इस सवाल का जवाब पहले मेरे को दीजिए आप। अगर आप फिट नहीं हैं, अगर आपका हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर भी इतने चिपक के बैठे हैं फेविकॉल लगा के उस कुर्सी को, क्यों? अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों के बीच में नहीं जा रहे हो, तो क्यों उस कुर्सी का श्रृंगार बना के उसको रखा है वहां पर? हाँ, आपको ये पता चलना चाहिए और जनता इसका सवाल पूछेगी। खैर, हमारा वो विषय नहीं था। तो इसलिए जो है उद्धव ठाकरे जी को एनसीपी और कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा। अब उन्होंने भाजपा के दरवाजे इस तरह से बंद कर दिए थे कि यहाँ पर वापस आने का कोई सवाल ही नहीं था। तो अब करे तो क्या करे? एक जो बड़ा गठ था वो बहुत ही सफ़र हो रहा था, सफोकेशन फील कर रहा था। उन लोगों ने ये स्टेप्स उठा लिए, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे है उनको एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं बन रही थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर उद्धव ठाकरे टू कंटिन्यू द अलायंस, एंड उसके लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब से कहकर यह सब ड्रामा किया। तो ये जो है वो सॉरी, मैं इस लॉजिक को बाय नहीं कर सकता। आई कैन नॉट सब्सक्राइब दिस। इसका जवाब यह है कि बहुत क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। अगर इनको नाटक करना ही था तो वो नाटक को इतना नहीं बढ़ाते। टुडे इट्स 9th डे, आज 9वां दिन है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बहुत ही जल्द सरकार गिरने की कगार पर है। खैर, देखेंगे क्या होता है। और इसमें उद्धव ठाकरे ने कैमरे के सामने आकर रोने की कोशिश करी। हाँ, वो बार बार कहते रहे उनके लोगों को वापस आओ, सामने बैठ के बात करेंगे। अगर सच में ये ड्रामा होता तो उनके उस इमोशनल ब्लैकमेल के बाद वो लोग वापस आते, गळा भेट तुझा गळा माझा गळा गुंपू मोत्याचा माळा, उस तरह से कुछ होता और वहां पर वो बात खत्म हो जाती। देखिए, लास्ट मोमेंट तक उद्धव ठाकरे ने कोशिश करी है। कल फिर एक बार उन्होंने एक इमोशनल लेटर लिखा था उन लोगों को जो बागी हो चुके हैं। एक तरफ आप उनको बागी कह रहे हो, दूसरी तरफ आप एक इमोशनल लेटर लिख रहे हो। ये इससे आपका जो अंदर का चेहरा है ना, वो समाज को दिखाई देता है भाई। ये आपको समझ में क्यों नहीं आता, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए ये कहना कि उद्धव ठाकरे ने बताकर ये किया है, ये सरासर गलत है। और ये गलत है, ये फ्यूचर में मतलब 2-4 दिन में या फिर मैक्सिमम 8-15 दिन में क्लियर हो जाएगा कि एक जेन्युइन एक क्राइसिस हुआ था शिवसेना में, जहाँ पर शिवसेना टूट गई, ये आपको मानना पड़ेगा। तो जो हमारा एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि उद्धव ठाकरे ने किया है, तो उसके ऊपर मेरा ये कहना था। अभी मेरे सिर्फ 2 मुद्दे जो है वो बचे हैं। एक संजय राउत का एम्ब्रॉयडरी वाला, और दूसरा अगर कोई इंसान गंभीर बीमारी से मरने वाला है तो उसका मर्डर क्यों करे। तो पहले मर्डर को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ संजय राउत जी के साथ में। अच्छे लगते हैं मेरे को वो डांस करते हुए, हारमोनियम बजाते हुए। तो बात यह है कि बीजेपी को पहले से ये पता था कि ये एक अस्वाभाविक रूप का एक अलायंस है जो कि कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता, कभी भी वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। ये उनको पता था, उन्होंने बोल के भी दिखाया है मीडिया के सामने आकर। और इसलिए वो बहुत ही कूल रहे, काम रहे। उन्होंने कभी भी मीडिया में आकर बयानबाजी नहीं की, उन्होंने कभी भी सरकार को गिराने की अननेचुरल कोशिश नहीं की। और आज वो सरकार का क्या हो रहा है, उस अलायंस का क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हो। ये मैं आपको अंडरलाइन करके इसलिए अभी बता रहा हूँ कि बहुत बार हमारे पर्सनल लाइफ में हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और ऊट पटांग सी बातें हम करने लगते हैं। हमारी हरकतें जो है वो बहुत अजीबोगरीब हो जाती है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती। अगर सामने वाले के बातों में दम नहीं है, वो अगर प्रामाणिक नहीं है, तो आपको उस केस में ज़्यादा हड़बड़ाहट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप शांत रहिए और जो होता है उसके आप विटनेस बनिए, बस देखिए होता क्या है। और एक सही मौका देखिए, सही मौके का इस्तेमाल करके उस मौके को भुना के सक्सेसफुल बन जाइए। यही देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। आज मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, तो उनको ज़्यादा प्रेज तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन यहाँ मुझे अटल जी की जो कविता है उसकी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है, जो मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। अटल जी कहते हैं एक कविता में, कभी थे अकेले हुए आज इतने, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, टकराएंगे जो मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा,
न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता, प्राण प्रिय भगवा हमारा। रोमांचित सा हो जाते हैं ना हम लोग जब हम अटल जी को सुनते हैं। चलिए अब फटाफट संजय राउत जी के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ और इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। तो मैंने क्या कहा, एम्ब्रॉयडरी। अब ये कैटेगरी है अलग, बहुत अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती है समाज में। अब क्या होता है, किसी बंदे को आप जाके कहते हो कि भैया देखना आपकी पैंट पर कुछ लगा है धूल वूल, थोड़ा साफ कर लेना, और सामने वाला अगर कहता है कि नहीं ये तो मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है, इट्स अ डिज़ाइन फैशन यू नो ओ नो ऐसे अगर कोई रिप्लाई देता है तो उस इंसान को आप क्या बोलोगे? अगर मैं वहाँ पर हूँ तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है भैया, आपके एक बाजू एक पैंट के एक तरफ लगा है, अब दूसरी तरफ भी लगवा लेना। तो ये संजय राउत साहब उस कैटेगरी के इंसान हैं। ये कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि गलती इनकी थी, और एक्सेप्ट करेंगे भी कैसे, किस मुंह से एक्सेप्ट करेंगे? आर्ग्यूमेंट करने का भी तरीका होता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको वाद करना चाहिए, प्रतिवाद करना चाहिए, लेकिन वितंडवाद नहीं करना चाहिए। जो लोग वितंडवाद करते हैं ना, उनकी सदसद विवेक बुद्धि काम नहीं करती। अब आपके सामने एक कुत्ता है, आप कह रहे हो कि देखो वो कुत्ता है और उसको 4 पैर है, 1 2 3 और 4, लेकिन संजय राउत साहब आके कहेंगे वहाँ पर मेरे को एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है 5वां पैर, हाँ वो 5वां पैर है। आप कहोगे कि नहीं भाई 4 पैर है मेरे को दिखाई दे रहा है, नहीं लेकिन मेरे को तो 5 दिखाई दे रहा है। अब इस इंसान के साथ आप कैसे डील करोगे? इसलिए मुझे लगता है कि इनको इग्नोर करना बहुत अच्छा है। अब देखो वो क्या कहते हैं ये मैटर नहीं करता, सिचुएशन क्या है ये मैटर करता है। संजय राउत जी ने बहुत गलत बयानबाजी करी है। इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए इंसान को, स्पेशली पॉलिटिक्स में तो इतना उत्तेजित होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अब वो उत्तेजित हो चुके हैं, इट इज़ हिज कर्मा, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। तो कुल मिलाकर ये सब हाल है, और इस हाल में अब जस्ट फॉर्मेलिटीज़ बची हुई है। तो वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद फिर एक बार इस मुद्दे के बारे में बात करने के लिए मैं आपके बीच आऊँगा। तो जैसे मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में आपको बताया था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैंडेटरी है बॉस, ऐसा नहीं होता, करिए सब्सक्राइब, अभी करिए, ठीक है। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से भी काम नहीं बनेगा, मेरे पॉडकास्ट को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। देखिए ज्ञान जो होता है ना, उसे हमेशा बांटना चाहिए। आप सिर्फ आपके पास उसको सीमित रखेंगे तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए मेरी हेल्प करिए, सहायता करिए मेरी। और आगे किन चीज़ों पर आप मेरा विश्लेषण सुनना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलो फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए, तब तक ख्याल रखना खुद का, और उनका भी ख्याल रखना जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद एंड वंदे मातरम, नमस्ते।